हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। घर पर हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है अगर हमारे बच्चे को स्पीच डिलेड है, स्पीच उसकी नहीं आ रही है, बाकी सब चीज़ें उसकी ठीक हैं, या फिर बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम है, या बच्चे को ऑटिज़म है। ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो थेरेपी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपको हेल्प करेंगी बच्चों के साथ घर पर ही उनकी स्पीच को डेवलप करने में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि हम जब बच्चे के साथ में किस तरह से डील करते हैं। एनवायरनमेंट का बहुत असर होता है बच्चे के ब्रेन पर, उसकी स्पीच पर। उसके साथ हम किस तरह से बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा ASD है या स्पीच डिलेड भी है, तो हम किस तरह से बात कर रहे हैं, इस चीज़ का बहुत फ़र्क रहता है कि बच्चा हमें पकड़ नहीं पाता कि हम क्या बोलें। एक तो हमारी स्पीच जो होती है बहुत फास्ट होती है, हम लगातार बोलते चले जाते हैं, बच्चे उस मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं या उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आपका बच्चा स्पेशली ASD है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे पहले कि जब हम उससे बात कर रहे हैं तो हम बात इस तरह से करें कि जो क्लियर हो, सिंपल हो और जो धीरे से की जाए, जैसे कि एक एक वर्ड पर सही से ज़ोर देकर बोलना। ये एक चीज़ भी बच्चों को स्पीच को समझने में और उन्हें बोलने में हेल्प करती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है और हमें इस फर्स्ट स्टेप को सबसे पहले ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे से इस तरह से बात करनी है कि बच्चा हमारी बात को समझ सके। इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि जो स्टिमुलेशन हम बच्चे को दे रहे हैं, सेकंड चीज़ कि बच्चा बहुत छोटा है। जब आपका बच्चा 1 साल का है, 1 साल से स्टार्ट कर दीजिए बच्चे के साथ में ये चीज़ें, ये थेरेपीज करना। चाहे आपके बच्चे को स्पीच डिलेड है या फिर ऑटिज़म है या फिर बच्चा बिल्कुल न्यूरोटिपिकल चाइल्ड भी है, तब भी स्टिमुलेशन उसको हेल्प करेगा उसमें स्पीच के इश्यूज़ को सॉल्व करने में। अब जो सेकंड चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं उसको मुंह के पास लाकर बोलना। स्पेशली हम ASD बच्चों को जब स्पीच थेरेपी करवाते हैं या स्पीच डिलेड को भी करवाते हैं तो ये एक रेनफोर्सर का काम करता है उनके लिए कि एक ऐसी चीज़ लेना जो उन्हें बहुत पसंद है और उस चीज़ को अपने मुंह के पास लाकर बोलना। बच्चे आपकी लिप मूवमेंट को देखते हैं और बच्चे उसे बोलने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका बच्चा नहीं भी बोल रहा है, फर्स्ट साउंड ले रहा है या बिल्कुल नहीं बोल रहा है लेकिन आपको देख ही रहा है, ये भी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं आगे चलकर बच्चों में स्पीच को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। अब एक चीज़ होती है कि मान लीजिए मैंने कुरकुरे लिया है, कुरकुरे का एक पीस लिया है और मैं अपने मुंह के पास लाकर उससे बोल रही हूँ, दिखाकर बोल रही हूँ कुरकुरे कुरकुरे, इस तरह से। अगर आप अपनी लिप को इस तरह से पॉइंट करते हैं और उस चीज़ को पॉइंट करते हैं तो बच्चा उस रिलेशन को समझ पाता है और आपकी लिप मूवमेंट को स्पेशली नोटिस करता है जब आप फिंगर रखकर बोलते हैं कुरकुरे, इस तरह से बच्चे धीरे धीरे आपकी लिप मूवमेंट को रीड करना शुरू कर देते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्हें मुंह किस तरह से हिलाना है किसी भी चीज़ को बोलने के लिए। एक और चीज़ होती है कि ज़्यादातर हम ऐड कर सकते हैं उसमें जेस्चर्स को। जेस्चर्स मीन कि ये देखो, ये क्या है, मतलब हम पॉइंट करके बता सकते हैं, वो देखो वो पापा हैं। वो पॉइंटिंग का बच्चा मतलब समझना शुरू करे कि पॉइंटिंग क्या होती है। वो देखो ऊपर फैन है, भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, उनकी सोशल लैंग्वेज को डेवलप करने में। कि अगर आपका बच्चा स्पीच डिलेड भी है तो वो इस चीज़ को समझ पाता है कि मुझे किस तरह से अपनी बात को कहना है। इसीलिए जेस्चर्स को ऐड करना मत भूलिए कि बच्चे के साथ आपने देखना है, उसके साथ बात करनी है, उसके साथ हंसना है। तो ये चीज़ें ऐड करना, इन चीज़ों को ऐड करना बहुत ज़रूरी है आपके सेशन में, क्योंकि बच्चे एक्साइटमेंट को, स्माइल को बहुत पसंद करते हैं। अब एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अक्सर हमारी हाइट बड़ी है और बच्चे की लेवल छोटा है, तो हमें बच्चे के लेवल पर होकर बात करनी है। जहाँ भी अगर चेयर पर बिठाया है तो चेयर के साथ में हमारा फेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को अपने सामने बिठाएं, स्पेशली जब आप उसकी स्पीच पर काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ होती है बहुत स्पेशल कि अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है, साउंड भी नहीं बोलता है या साउंड बोलता भी है, तो आप टॉयज़ को ले सकते हैं। टॉयज़ एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है। मैं देखती हूँ बच्चे जब थेरेपी सेशन में आते हैं तो उनका रिस्पॉन्स टॉयज़ के साथ में या फिर एडिबल उनकी पसंद की कोई चीज़ है उसके साथ में बहुत अच्छा रहता है कि बच्चे उस चीज़ को देखते हैं और बोलते हैं उस चीज़ का नाम।
ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती है। हम अक्सर बुक्स को पढ़ाने की बात करते हैं बच्चों की, बच्चों को रीड करानी चाहिए बुक, उसे पॉइंट करवाना, उसे दिखाना, ये चीज़ें भी बच्चों में स्पीच और उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करती हैं और आपके साथ में उनका कनेक्शन बनाने में भी हेल्प करती हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टेप होता है बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज का। क्योंकि जब हम बच्चे के साथ में कोई टॉयज़ ले रहे हैं, मान लीजिए हम कार ही ले रहे हैं, तो कार को हम प्ले थेरेपी में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कार को हम चलाकर बताते हैं और आवाज़ निकालते हैं, देखो कार कैसे चलेगी, रूम, या फिर बबल्स, बबल्स। ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं आपके साथ कनेक्ट होने में, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं, स्पेशली इसका रेनफोर्सर्स बबल्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो बच्चे थोड़ी देर के लिए हम रुक सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि बच्चा खुद से कम्युनिकेट करे। उसे लगातार हम ब्लो करते जा रहे हैं, 2-3 बार हम करेंगे, लेकिन फिर हम रुक जाएंगे और वेट करेंगे कि बच्चा अपनी तरफ से कुछ कम्युनिकेट करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा चांस होता है कि हम बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका ही नहीं देते हैं, खुद से बोलते जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ी टाइम के लिए पॉज देना, रुक जाना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने की। बच्चा अपनी तरफ से इनिशिएट करना सीखता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर वो बबल्स नहीं बोलेगा तो वो पॉइंट करेगा किसी ना किसी वे में। देखिए कि आपका बच्चा किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वो इशारे के साथ कर रहा है तो उसे बोलने की कोशिश कीजिए, बुलवाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कुछ मदर्स मुझे बताती हैं कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं बोलने के लिए कि पहले बोलो इसे। ऐसे में अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, कुछ भी नहीं बोलता है, और ज़्यादा प्रेशराइज करना बच्चे को उस चीज़ के लिए सही स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, आप ये चीज़ जानते हैं कि वो बोल नहीं सकता है, तो हमें उस चीज़ के लिए उसे लगातार फोर्स करते रहना गलत है। हम उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम 3 बार उस चीज़ का नाम बोल सकते हैं, उसकी तरफ देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वे बोले। उसकी तरफ देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेटिव लुक से उसे पता चल जाता है कि मदर क्या चाहती हैं। लेकिन अगर वो नहीं बोल पा रहा है, आपको देख ही रहा है खाली और कुछ भी कोशिश भी कर रहा है कि ये आपको बोलना ही बोलना है, इस चीज़ से भी कई बार बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी होती है। हमें बच्चे को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। ना ही मैंने देखा है कि कुछ लोग मुंह में पेंसिल डालते हैं बच्चों के बुलवाने के लिए, या कुछ लोग मुंह में कुछ अजीब अजीब तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि गलत हैं। बच्चे को बुलवाने के लिए उसको मारना या बच्चे को बुलवाने के लिए उसके मुँह पर कुछ ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल गलत थेरेपीज है। बच्चा आपका अपने आप से बोल सकता है, तो हमें उसको एक नेचुरल वे में बुलवाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ बच्चे को ओरल मोटर इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो बच्चे साफ नहीं बोलते हैं। और अगर आपका बच्चा आ साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, आ ई ऊ ओ, कोई भी साउंड नहीं वो बोल पा रहा है, मुंह भी नहीं खोल पा रहा है। स्पीच डिलेड बच्चे अक्सर मुंह नहीं खोलते हैं कई बार, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें फेस करनी पड़ती है। और इस चीज़ के साथ में काफ़ी टाइम भी लग जाता है कई बार हमें उनके साथ थेरेपी करते हुए। धीरे धीरे हम इमिटेशन में ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, मुँह खोलना, कि किस तरह से उन्हें मुँह खोलना है। इमिटेशन के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं। अगर हमने इमिटेशन में उसे सिखा दिया है आ इस तरह से कि जब आपने मुंह खोला तो आपके फिंगर्स भी साथ में खुले और आपने मुंह बंद किया है तो फिंगर्स भी बंद हो। बच्चे इमिटेशन में ये चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं और इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है बच्चों को स्पीच लाने में। उनमें एक तो बच्चा अट्रैक्ट होता है उस साउंड की तरफ जो आप बोल रहे हैं। दूसरा, जो आपका वे है, आप फिंगर्स को साथ में मूव कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इस मोटर मूवमेंट को ऐड करना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रेनफोर्सर रहता है। बच्चे उस चीज़ को देखते हैं। अगर वो नहीं देख रहा है तो ये फिंगर्स जब मूव होती हैं तो बच्चे अपने आप देखते हैं, चाहे आपका बच्चा ASD है या फिर उसे स्पीच डिलेड है या न्यूरोटिपिकल चाइल्ड भी है, वो ज़रूर देखेगा। ये ओरल मोटर जिन बच्चों को इश्यूज होते हैं वो बच्चे या तो मुँह नहीं खोलना चाहते हैं या फिर साफ नहीं बोलते हैं। कुछ मैंने बच्चा देखा है जो मुँह को बिल्कुल खोल के रखते हैं, मुँह को खुला रखते हैं। कुछ बच्चे थंब सकिंग करते हैं। ये भी बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बाधा होती है। हमें इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे का कोई ओरल मोटर इश्यूज तो नहीं है। बच्चे मुंह को खोल कर रखते हैं तो उनकी जो मसल्स होती हैं ये वीक होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि इन पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में हम बच्चे को कुछ ऐसी थेरेपीज दे सकते हैं जैसे कि लिप क्लोजर की एक्टिविटीज़ करवाना, से कि बच्चों उस चीज़ को होल्ड करके रखें। इस थेरेपी से और इस ट्रिक से बच्चों की ओरल मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और बच्चों में बोलने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों को टंग मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। टंग मूवमेंट, जो बच्चे साफ नहीं बोलते हैं, टंग को किस तरह से मूव करना है ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में बच्चों की टंग मूवमेंट पर काम करने के लिए हम बच्चों को
कुछ जैम उनके आसपास माउथ के लगा सकते हैं और बच्चे को लिक करने के लिए बोल सकते हैं। जैम, केचप, हनी कुछ भी ले लीजिए और बच्चे की लिप्स के आसपास लगाइए। लिप के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे आप, यहाँ बिल्कुल साथ में, कि बच्चे को ज़्यादा टंग, क्योंकि अगर आपका बच्चा बिल्कुल टंग बाहर नहीं निकालता तो ज़्यादा दूर नहीं हम रखेंगे, बिल्कुल यहाँ इस जगह पे हम करेंगे कि बच्चा इस तरह से उसे लिक करे। जब बच्चा टंग को बाहर निकालना शुरू कर देता है तो आप उस चीज़ को, इस एरिया को बढ़ाते जाइए, आगे आगे करते जाइए। जितना आपका बच्चा टंग को बाहर निकालना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा, उतना ही बच्चों की स्पीच साफ होनी शुरू होगी। बच्चे द ल को जल्दी बोलना सीखेंगे। अब एक चीज़ होती है कि कुछ बच्चे ओरल मोटर एक्सरसाइजेस क्यों ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का ओरल सिस्टम वीक रहता है, इसी वजह से उन्हें फीडिंग को लेकर भी इश्यूज़ होते हैं और स्पीच को लेकर भी इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे में हम बच्चों को ब्लोइंग एक्टिविटीज़ या फिर सकिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ब्लोइंग के लिए आप बच्चों के लिए कॉटन ले सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपका बच्चा ब्लो नहीं करता है, कॉटन ली जा सकती है। बच्चों को पेपर्स दिए जा सकते हैं ब्लो करने के लिए, या फिर हम बच्चों को सिंपली कोई भी एक हल्की चीज़, कोई भी लाइट वेट चीज़ हम बच्चे को दे सकते हैं जो ईजिली ब्लो हो जाए। धीरे धीरे जब आपका बच्चा ब्लो करना स्टार्ट कर देता है तो हम बच्चे को बलून दे सकते हैं। बलून से एक बच्चों में, जो बच्चे लगातार ब्लो करते हैं और बलून को फुलाते हैं, उससे बच्चों को काफ़ी इनपुट मिलता है और ये हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी थेरेपी है। अब मैं बात करूंगी सकिंग की, तो सकिंग के लिए आप स्टार्ट कीजिए बिल्कुल पतले लिक्विड के साथ में, जो पानी है, पानी जूस बच्चा स्ट्रॉ के साथ पिए। स्पेशली आप जब बच्चे को कोई फ्रूटी वगैरह दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, जो बच्चे की कोई भी फेवरेट ड्रिंक है वो दे रहे हैं, तो बच्चा उसे स्ट्रॉ के साथ पिए, क्योंकि स्ट्रॉ से पीने से बच्चे का ये जो ओरल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है। दूसरी एक चीज़ है कि हम थोड़ा सा ठीक करते जाएँ उस चीज़ को, कंसिस्टेंसी को, चीज़ की जो हम उसे दे रहे हैं, जैसे कि उसे मैंगो शेक देना या फिर उसे खीर पतली करके देना या फिर कस्टर्ड ही देना भी बच्चों को बहुत हेल्प करता है उनकी स्पीच को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इससे बच्चों की ओरल एक्सरसाइजेस होती हैं। जब भी आप बच्चे को सेशन के लिए लेकर बैठे हैं तो सबसे पहले तो आप बच्चे को ओरल एक्सरसाइजेस करवाइए। ये ओरल एक्सरसाइजेस बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। एक और चीज़ होती है टंग एक्सटेंशन। बच्चा को अपनी टंग को ज़्यादा बाहर ही निकालते हैं, कुछ बच्चे बहुत लिमिटेड सा निकालते हैं। ऐसे में बच्चों के टंग एक्सटेंशन पर काम करना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं काम कर रही हूँ बच्चे के टंग एक्सटेंशन पर, टंग मूवमेंट पर, कि बच्चे को लॉलीपॉप के साथ में उसको टंग निकालने के लिए बाहर बोल रही हूँ और वो टंग को जितना बाहर निकाला है लॉलीपॉप को बिल्कुल पास रखकर उसके मुंह पर, टंग के साथ में, मुंह के साथ में वो लॉलीपॉप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत बिल्कुल उसके मुँह के पास रखिए, फिर धीरे धीरे हम उसको दूर करते जाएँ। बहुत अच्छी थेरेपी है बच्चों की टंग मूवमेंट पर काम करने के लिए, उनके टंग एक्सटेंशन पर काम करने की। तो ये तो थी सारी ओरल मोटर एक्सरसाइजेज जो हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बच्चों को थेरेपी ब्रश, टूथब्रश जो होता है वो भी बच्चों को स्पीच के लिए काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप टूथब्रश से बच्चे को थेरेपी दे रही हैं, उसकी आउटर मूवमेंट, उसकी आउटर माउथ पर, कुछ बच्चे अंदर नहीं लेना चाहते हैं, मुंह के अंदर उन्हें वाइब्रेशन पसंद नहीं है, तो आप बाहर भी दे सकते हैं बच्चों को, कि आप ब्रश को इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कीजिए और उसकी वाइब्रेशन को, ताकि बच्चे के अंदर वो चीज़ बच्चा फील कर सके, उस मूवमेंट को फील कर सके। इससे भी बच्चों में इंटरनल जो अवेयरनेस है, ओरल सिस्टम जो उनका है वो अवेयर होता है। देखो ये बबल है, बबल को ब्लो करेंगे, हमारा कुछ वे इस तरह से होता है। लेकिन सेकंड स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताती हूँ, जो हम अक्सर, जो हमें बच्चों के साथ करनी है, वो कैसे करनी है। बबल्स, बबल्स, ये एक चीज़ कि आप एक्साइटेड है, आप खुश हैं, आप पॉइंट कर रहे हैं, आपकी जो पिच है, आपकी टोन है, वो वेरिएशन में इस तरह से है कि बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देखता है। तो एक आप बोल किस तरह से रहे हैं कोई चीज़ को, एक हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, एक होता है कि हम कुछ अलग तरह से चीज़ को बोल रहे हैं। इस तरह से भी बच्चे आपकी तरफ देखते हैं और चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं। और स्ट्रेस दीजिए उस एक साउंड पर। अगर आपका बच्चा साउंड भी नहीं बोलता है, ब भी नहीं बोलता, तो बबल्स इस तरह से बोला जा सकता है, ताकि बच्चा फर्स्ट साउंड को समझ पाए। और अगर आपका बच्चा साउंड समझता है तो बबल्स इस तरह से ब्लो कीजिए, साथ में बबल्स उसी तरह से आपको बोलना है। कोई भी नाम, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसका नाम उसको अपनी आंखों के पास लाकर, उसको लिप्स के पास लाकर बोलना और उसका नाम बोलना, इससे भी बच्चे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, जो कि बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। एसडी बच्चे चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, लेबलिंग नहीं कर पाते हैं, वो नहीं जानते कि किसी चीज़ को क्या कहना है। तो ये एक चीज़ उनको हेल्प करती है चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन और उनकी लेबलिंग करने में।
अब मैं बात करूंगी कि लेवल के हिसाब से बच्चे को पकड़ना, कि लेवल क्या है बच्चे का, उस हिसाब से हम बच्चे को अगर स्पीच थेरेपी देते हैं तो उससे भी बच्चों में स्पीच बहुत जल्दी डेवलप होती है। फर्स्ट लेवल पे आप बच्चे के साथ में जो साउंड यूज करेंगे वो है आ ये। अगर सेकेंड टाइम में हम कर रहे हैं आ आता है बच्चे को तो ओ इस तरह से बच्चा आपकी लिप्स को देखे, लिप मूवमेंट को देखे। ये फर्स्ट जो बच्चे का लेवल, अगर आपका बच्चा कुछ नहीं बोलता है, पहले आ, फिर हमारा सेकंड टारगेट होगा ओ। सेकंड लेवल में हम बॉल के लिए बा बोलेंगे, मम्मा के लिए माँ बोलेंगे। माँ यानी कि वावल और कॉन्सोनेंट दोनों को ऐड करना, माँ बा, बॉल नहीं पूरा, माँ बा। मम्मा के लिए माँ, मम्मा की पिक्चर दिखा रहे हैं तो माँ, और अगर बॉल दिखा रहे हैं तो बा। ये चीज़ें बच्चे के लेवल के हिसाब से आप उसे स्टिमुलेशन दे रहे हैं, और जब आप लेवल के अकॉर्डिंग काम करते हैं बच्चों के तो बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीख का बच्चा माँ बा ये चीज़ें बोलने लग गया है, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर ऐड करके वो बोलने लगा है। तो थर्ड लेवल में हम बच्चे को, इसमें हम सेम कॉन्सोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे माँ पा बा, इस चीज को हम थर्ड लेवल में लेकर आएंगे। फोर्थ लेवल में हमारा जो होगा, हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी। फोर्थ लेवल में आपका बच्चा जब ये चीजें करने लग गया है तो हम उसमें एक फैक्टर नया ऐड करेंगे। हम कॉन्सोनेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ई साउंड को भी ऐड करते जाएंगे, डॉगी, मम्मी। ई साउंड जो है कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती है, तो हमने पहले आ और ओ पर काम किया था, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ई पर काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल में बच्चे चीज़ों को पूरा नाम देकर बोलना, हमने बोला डॉगी, कैटी, हम इस तरह से बोलेंगे इस लेवल पर। नेक्स्ट लेवल में हमारा होगा कि हम ई वर्ड को निकाल देंगे, ई साउंड को निकाल देंगे और हम बोलेंगे मॉम, डैड, बॉल, डॉग। 3 कॉन्सोनेंट्स या फिर 4 कॉन्सोनेंट्स भी, 4 लेटर्स वाले वर्ड भी हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चे जब सेम और डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करना, मिलाकर जोड़कर शुरू कर देते हैं, जैसे आजा। बच्चे नेक्स्ट लेवल में हम बच्चों को सिखाएंगे कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन करना। कंबाइन मीन्स स्लीप, स्टॉप, क्ले, ब्लो। ये सब चीज़ें जो हैं हम बच्चे को इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कि हम बच्चे को, जब हमारा बच्चा ये सब चीज़ें सीख चुका है तो हम ये चीज़ उसके साथ करेंगे कि उसे 2 कॉन्सोनेंट्स को किस तरह से कंबाइन करके बोलना है। अगर बोलना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि उसमें काफ़ी वो चीज़ों को समझने लगा है और उसकी स्पीच काफ़ी डेवलप हो रही है। ये स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं किस तरह से स्पीच को पकड़ रहा है, किस तरह से वो सीख रहा है। ये स्पीच थेरेपी के सारे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और जो आप घर पर कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो आप खुद बच्चों में इंप्रूवमेंट देखेंगे। 7th लेवल में हमारा हो जाएगा टारगेट कि बच्चा 2 वर्ड्स को जोड़कर, यानी कि बच्चा फ्रेसेस बोले। फ्रेसेस बोलने के लिए बच्चे मैंने देखा कि ज़्यादातर एक वर्ड पर रहते हैं। बहुत से पेरेंट्स ये चीज़ कहते हैं, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों को स्टिमुलेशन देना ज़रूरी है, कि बच्चे अपने आप से नहीं बोलते हैं, हमें उन्हें सिखाना पड़ता है कि किस तरह से उन्हें 2 वर्ड्स को जोड़कर बोलना है। जैसे कि मम्मा पानी, पापा आओ, धीरे धीरे हम बच्चों को ये सिखाते हैं चीज़ें कि पहले बोलो दे दो, फिर हम बोलते हैं कुरकुरे दे दो। ये धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करते जाना। हम कहते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज एक्सपेंड नहीं हो रही है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है एक वर्ड से, तो हमें वो स्ट्रेटेजीज को यूज़ करने की ज़रूरत होती है, तभी बच्चे आगे बोलेंगे। नहीं तो बच्चे ज़्यादातर एक वर्ड पे रह जाते हैं। उनकी स्पीच को, स्पेशली अगर आपका बच्चा एक वर्ड पर ही अटक गया है, उन्हें ये स्टिमुलेशन देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम 2 फ्रेसेस सिखाएं और बहुत सिंपल वे में सिखाएं। इमिटेशन में ही सिखाइए कि ये देखो ये डॉगी है, डॉगी को बोलो आजा, तभी आएगा डॉगी आपके पास। अगर बच्चा आपका डॉगी को पसंद करता है, उसके साथ प्ले करना पसंद करता है, आप टॉय को ले सकते हैं। देखो डॉगी तभी आएगा, आप उसे बोलो आजा आजा। देखो मम्मा ने बोला मम्मा के पास आ गया, अब आप बोलो आजा। तो ये खेल खेल में ही बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं। स्पीच थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर प्ले वे में सिखाते हैं तो बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं आप इन्हें घर पे करवा सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप करते हैं तो बच्चों में, चाहे आपका बच्चा स्पीच डिलेड है, चाहे आपका बच्चा ASD है, उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्यों? आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।